साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। ए तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। ए तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना। साथिया बिन तेरा दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से सीडीपी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज जानेंगे बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता और अन्वेषक के रूप में कैसे होते हैं। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है कि बच्चे की जो शुरुआत होती है, शुरुआती दौर यानी छोटा जब बच्चा होता है, तो उस समय क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं हमेशा कुछ जानने के लिए सक्रिय रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे उनको एक नए तरीके का समाधान मिलता रहे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बच्चों में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती जाती है, उसका अवस्थाएं बदलती जाती है, और जिसके कारण उसके अंदर एक सोच, एक समझ, एक तर्क का भी विकास होते रहता है। और बच्चा एक हमेशा समाधान करता और अन्वेषक के रूप में कार्य करना प्रधानता होती चली जाती है उसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि समस्या समाधान आखिर होता क्या है। आप किस प्रकार की चीज को समस्या समाधान करते हैं। तो जनरली आपके जीवन में जब पढ़ने के लिए अधिगम और शिक्षण की जो प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं बच्चों के सामने आती रहती है। और उन समस्या या कठिनाई या दिक्कत या परेशानी जो कुछ भी होती है, उस पर जो विजय पाने की प्रक्रिया होती है, यानी उसको समस्या को हल निकालने की जो एक तरकीब होती है, उसी को हम कहते हैं समस्या समाधान। और इसमें जनरली तार्किक चिंतन निहित होता है। तार्किक चिंतन कहे तो बच्चे में तर्क करने की एक क्षमता होती है। वह किसी भी चीज को जब देखता है या समस्या उसके सामने आती है, तो वह विभिन्न प्रकार से उस पर तर्क लगाता है, सोचता है, समझता है, और उसके बाद अपने पूर्व ज्ञान का भी सहारा लेता है और वर्तमान ज्ञान है उसका भी सहारा लेता है, और तब वह निष्कर्ष की ओर बढ़ना शुरू करता है। लेकिन बच्चों में चिंतन प्रक्रिया जो होती है वह कई प्रकार से शुरुआत होती है। जैसे बच्चा जो होता है वह अपसारी ढंग से सोच सकता है। अपसारी चिंतन, इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने समस्या तो एक होती है, लेकिन उसके अनेकों प्रकार से तथ्य को निकालने का प्रयास करता है, अनेकों प्रकार से उसका हल निकालने का प्रयास करता है। एक समस्या पर वह कई तरीके से सोचता है, चारों तरफा सोचता है, हर दृष्टिकोण से सोचता है, और वह समस्या का समाधान पर जाने का प्रयास करता है। लेकिन दूसरा जो चिंतन होता है वह होता है अभिसारी। इसमें क्या होता है कि जो समस्या होती है उसका एक निश्चित जो होता है हल होता है, और केवल वही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अपसारी में क्या होता है, एक खुला होता है जिसमें बहुत सारे आपके दिमाग में तर्क आते हैं, समझ आती है, सूझ आती है, पूर्व ज्ञान के आधार पर अनेकों प्रकार से आप उसको सोचने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभिसारी जो होता है वह बिल्कुल सीमित होता है। उसका अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 जोड़ 3 कितना होता है, तो एक ही आंसर होगा, वह 5 होगा, तो ये अभिसारी होता है। तो अभिसारी चिंतन भी होता है। और तीसरा बच्चे में होता है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या है, तो बच्चे उसी चीज पर अपना तर्क दे सकता है, चिंतन कर सकता है, समझ बुझ या अपने पूर्व ज्ञान का कह सकते हैं कि अप्लाई कर सकता है, लागू कर सकता है, जिसमें उसकी वस्तु जो होती है उस समस्या से संबंधित वह सामने होती है। मान लीजिए कि आपके सामने यह मार्कर दिख रहा है, तो हम वह बच्चा मूर्त अगर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो बच्चा केवल इसी के बारे में सोचेगा, इसके बाहरी पक्ष के बारे में नहीं सोचेगा। तो मूर्त है ये। और मूर्त से ही बच्चे के अंदर एक और चिंतन का विकास होता है, और वह हो जाता है उसका अमूर्त चिंतन। ये अमूर्त चिंतन क्या होता है, तो जब बच्चे उस चीज के बारे में भी सोचना पूर्व ज्ञान के आधार पर शुरू कर देते हैं जो उसके सामने नहीं होती, उसके दिमाग में नहीं होती है, वह
बाहरी तौर पर वह सोचना प्रारंभ कर दे। जैसे अभी अगर मैं आपके सामने कहूं कि हम लोग जीन पियाजे जो है बच्चे को एक किस रूप में, तो एक अन्वेषक के रूप में, एक नन्हा वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं, तो क्या हमारे पास तो न वो नन्हा और न वो बच्चा है और न जीन पियाजे, तो वो अब जो हमारा दिमाग सोच रहा है उस बच्चे के बारे में, वही हमारा अमूर्त चिंतन कहलाता है। शुरुआती में आप जानते हैं कि जब प्राथमिक विद्यालय यानी एलिमेंट्री जो एजुकेशन होता है, शुरुआती क्षण जो होते हैं उसमें हम मूर्त शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, अपर लेवल में जाके अमूर्त चिंतन करते हैं। वो ऐसे हमारे अगर गणित की अगर पढ़ाई होती तो हम मूर्त से अमूर्त, और ऐसे भी सीडीपी की भी पढ़ाई हम लोग करेंगे तो मूर्त से अमूर्त की ओर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को प्रदर्शित किया जाए और उसके बाद बच्चा जो उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देगा। पांचवा एक चिंतन और होता है जिसे हम कहते हैं सृजनात्मक चिंतन, नहीं ये क्रिएटिव थिंकिंग जिसको आप कहते हैं। ये क्या होता है सृजनात्मक, जिसमें बच्चे जो होते हैं किसी समस्या के नए नए पक्षों के बारे में सोचते रहते हैं, नया करने का कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे छोटे बच्चे को जब कोई भी सामान देते हैं तो सबसे पहले उसको खोल खाल करता है और तोड़ता है, उसको फिर बनाने का कोशिश करेगा और उसके बाद वह देखता है कि बन गया तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर से प्रयास करता है। यानी नए तरीके से सोचना, जो परंपरा से चली आ रही उससे हटकर कुछ नया करने का प्रयास सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत आती है। तो ये सारा चिंतन है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है, क्योंकि समस्या समाधान में अगर तार्किक चिंतन नहीं होगा, आप सारी मूर्त अमूर्त सृजनात्मक, तब तक समस्या के बारे में विभिन्न पक्षों के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है। अब समस्या समाधान विधि, हम किस किस विधि से किसी भी अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो किस प्रकार से उसको हल करते हैं, तो उसके लिए मध्यमान अंत विश्लेषण, यह क्या विधि होता है आपको पता होगा। विश्लेषण से ही लग रहा है कि आपके पास सब समस्या है तो आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ा और एक एक चीज पर सोचना प्रारंभ किया, और जिसके कारण आपकी समस्याएं धीरे धीरे क्या हो जाती है, पूरा हल हो जाती है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, जब बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या है और वह समस्या का जब उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है और जब बताता है तो हम लोग बोलते हैं कि यस बिल्कुल सही है, तो ये ह्यूरिस्टिक विधि होता है, जिसमें बच्चे को हम क्या करते हैं कि उसके अंदर की जो समस्या समाधान की विधि होती है उसको निकालने का प्रयास करते हैं और उसको हम कहते हैं वाह तुमने कमाल कर दिया। तो ये कलन विधि में क्या होता है, विचारों का समुच्चय होता है, यानी कलन विधि में बच्चे के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, विचारों का समुच्चय होता है, विभिन्न प्रकार के आइडिया होते हैं, और उस विचारों के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर वो यानी बहुत सारा जो विचार है उसके दिमाग में, उसके आधार पर समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ करता है। यानी कलन होता है विचारों का समुच्चय, एक संग्रह होता है। अब सवाल उठता है कि समस्या समाधान तार्किक विधि स्किनर के अनुसार क्या है, तार्किक विधि में क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे सामने अगर समस्या आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने समस्या आई और आपने क्या किया, उसको बनाना शुरू कर दिया। या मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ कहा तो आप डायरेक्ट लाठी लेकर उसको पीटना नहीं प्रारंभ करते, बल्कि उस समस्या को देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं सही क्या है गलत क्या है। तो आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो पहले उसे समझने की जरूरत है, उसके एक एक बिंदु पर आपको तर्क लगाने की जरूरत है, और जब ये हो जाता है तो अब हम लोग समझ जाते हैं। इसके मतलब क्या होता है, आप जानकारी का संग्रह करते हैं, नहीं आप सीबीआई की तरह एक काम करते हैं, आप एक एक जानकारी को संग्रह करते हैं और उसके बाद संभावित समाधानों का निर्माण करते हैं। संभावित माने क्या, जो संभव हो सकता है उस तरीके का हल का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, यही करते हैं। उसके बाद संभावित समाधानों का मूल्यांकन भी करते हैं। मूल्यांकन का मतलब क्या, जो आपने किया क्या सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया या उसमें कुछ और लग सकता था। उसके बाद संभावित समाधानों का परीक्षण करते हैं, उसके बाद आप जांचते भी है, नहीं मूल्यांकन करने के बाद आप क्या करेगा, उसका जांच भी करेंगे और लास्ट में निष्कर्षों का निर्णय दे देंगे कि आपने निर्णय जो दिया, निष्कर्ष जो निकाला वो क्या है। अब है समस्या समाधान की विशेषताएं। आखिर हम समस्या समाधान की कौन कौन सी विशेषताएं हम लोग क्यों करते हैं, इसका जवाब तो कहता है कि छात्रों में चिंतन, यानी हम बच्चों में क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है से कैसा बने, चिंतन करने वाला, चिंता करने वाला न बनकर कैसा बने,
चिंतन करने वाले, यानी विभिन्न प्रकार के पहलुओं के बारे में सोचे समझे, अपना पहले दिमाग को चलाए और उसके बाद मनन करे। चिंतन और मनन में क्या अंतर है? तो चिंतन जो होती है, आप बैठकर किसी चीज पर एक एक पहलू पर क्या करते हैं, आप सोचते हैं। मनन क्या होता है? अपने अंदर लाते हैं उस चीज को, और विश्लेषण का मतलब होता है क्या, आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बताने की कोशिश करते हैं। तो छात्रों में चिंतन, मनन और विश्लेषण शक्ति का पर्याप्त विकास करती है वो कौन? समस्या समाधान। दूसरा, बच्चों में दृष्टिकोण को व्यापकता लाती है। आप अगर टीचर है और आप आते हैं और डायरेक्ट लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे में क्या जाएगा? कुछ नहीं। तो आप बच्चे को समस्या रखते हैं, तो वह समस्या के क्या करेगा? एक एक पहलू को समझेगा, जानेगा, बुझेगा, उसके बारे में देखेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो उसमें क्या आती है? एक सोचने का व्यापकता आती है, वह विभिन्न तरीके से सोचता है। और सहनशीलता, ऐसा नहीं कि समस्या आ गई तो वो छोड़ के भाग जाएगा। एक क्वेश्चन बना, दो क्वेश्चन बना और उसके बाद अगर उसको नहीं बन रहा है तो छोड़ के भाग रहे, उसमें सहनशीलता होती है। वह आराम से उस पर और मनन चिंतन करता है और उत्तरदायित्व का भी विकास हो जाता है। मतलब वह अपना उसको लगता है कि यह समस्या मेरे साथ है और मुझे ही इसको क्या करना है? हल करना है, किसी पर इसे छोड़ना नहीं है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षक पर कम निर्भरता की भावना का विकास करना है। बच्चे को इस प्रकार से ज्ञान देना है कि बच्चा खुद अपना उत्तरदायित्व समझे और उस समस्या का हल करने का भी जिम्मेदारी ले। और समस्या समाधान का वैज्ञानिक ऐसे तरीका तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक तरीका क्या होता है? तो एक अन्वेषक के रूप में हमें बच्चे को इस प्रकार बनाना है ताकि वह किस प्रकार के रूप में बने? अन्वेषक, खोजकर्ता के रूप में बने। वैसे भी जीन पियाजे कहते भी है कि बच्चे जो होते हैं वह एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी खोजकर्ता के रूप में वह किसी भी समस्या को देखता है तो चुप नहीं रहता, वह हमेशा क्या करते रहता है? कुछ ना कुछ खटर पटर करते रहता है, यानी खोज करते रहता है। तो अन्वेषक के रूप में बनाए बच्चे को। निरीक्षण, बच्चे को ऑब्जर्व करने लायक बनाइए, उसका अवलोकन करने, बच्चा खुद अवलोकन करे, आप नहीं, बच्चे से खुद अवलोकन करवाइए। और जब बच्चा अवलोकन कर लेता है तो तुलना करवाइए कि जो पहले प्रयोग किया था और जो अब कर रहा है, जो पहले देखा था जो अब देखा है, उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क पड़ा है। और उसके बाद बच्चे को प्रयोग निरीक्षण, बच्चे को खुद प्रयोग करने के लिए आप उसको सामग्री दीजिए, बच्चा खुद करेगा तो ज्यादा सीखेगा। ऐसे करके सीखने पर भी जोर दिया जाता है सीडीपी के तहत। प्रदर्शन निरीक्षण, उसके बाद बच्चे को कहिए कि सबको दिखाए, प्रदर्शन करे। उसके बाद सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की प्रक्रिया आएगी। जनरलाइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले इसमें हम लोग उदाहरण देते हैं और उदाहरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समस्या के समाधान से निष्कर्ष की ओर, नियम की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट में प्रमाणीकरण, आपको प्रमाण भी देना पड़ता है कि आपने जो किया उसका क्या वास्तव में प्रमाण था। तो ये था एक छोटा सा बच्चा एक समस्या समाधान करता और अन्वेषक के रूप में, जिसमें आपने जाना कि बच्चा जो होता है, बच्चे को कैसी शिक्षा देना है, एक समाधानकर्ता के रूप में। ऐसा ना कि बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दे दीजिए कि बच्चा एक समाधानकर्ता के उल्टा एक समस्या बन जाए। तो बच्चे को समस्या नहीं बनाना है, वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए उसको समस्या समाधानकर्ता बनाए, न कि समस्या बनाए। नहीं, अब ऐसा न बना दे कि बच्चा पढ़ाई से दूर भागना शुरू कर दे, बच्चे को मन नहीं लगे, बच्चे किताब देखकर सो जाए, ऐसा नहीं बनाना है। बच्चे को इस तरीके से विकास करना है कि बच्चा हमेशा क्रिएटिव रहे, हमेशा उस विषय पर सोचने पर मजबूर रहे, हमेशा नए नए समस्या लाए, कभी भी आराम न करे हो। तो वो होता है। और अन्वेषक के रूप में क्या? हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहे, हमेशा कुछ ना कुछ करने की जिज्ञासा जगे। तो इस तरीके से आप शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तभी हमारा बच्चे का एक सर्वांगीण विकास, जो हमारा एनसीएफ कहता है या आरटीई कहता है, वह हमारा जो ख्वाब है वह पूरा हो पाएगा। अन्यथा सारा का सारा ये बिल्डिंग, ये टीचर धरे के धरे रह जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर शिक्षक बनेंगे और आप भविष्य में जब इस पोस्ट पर जाएंगे तो एक सक्रिय और एक समाधानकर्ता और अन्वेषक के रूप में न केवल बच्चे को बनाएंगे, बल्कि आप खुद भी बनेंगे और आप भी कम से कम पढ़ने का अभ्यास डालेंगे। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते आप में पढ़ने की जिज्ञासा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति होना चाहिए और एक अन्वेषक के रूप में होना चाहिए। अगर आप बच्चे को 2 घंटे पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो 4 घंटे मेहनत करके जाइए और ऐसा पढ़ाई करके जाइए
कि बच्चे को बताना नहीं है, बच्चे से उगलवाना है, यानी उसके अंदर से निकलवा लेना है। वो कैसे कर सकते हैं? तो वो आप आसपास के वातावरण से जोड़कर उसके जो दिमाग में चल रही है उस चीज को या पूर्व ज्ञान को उपयोग में लाकर। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।